दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को कक्षा 10 विज्ञान विषय से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कराऊंगा। आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न आएंगे। पिछले वीडियो में भी 15 प्रश्न थे। इस वीडियो में टोटल 15 प्रश्न होंगे और व्याख्यात्मक होंगे, समझते चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। यह 2020 के सेट ए में आया हुआ है। अब मैं ईस्वी और सेट नहीं बताऊंगा। इसका ऑप्शन ए है अभिकारक, ऑप्शन बी है उत्पाद, ऑप्शन सी है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समझते हैं, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, अतः ऑप्शन ए सही होगा। उत्पाद किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को या यौगिकों को उत्पाद कहा जाता है। तो उत्पाद नहीं होगा, अभिकारक ही होगा। अगला प्रश्न है 17, समीकरण 2H2 + O2 अभिक्रिया तिरचिन्ह 2H2O है एक। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको समझते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के अणु हैं 2, अर्थात 2 अणु हैं, और ऑक्सीजन के 1 अणु हैं, और ये अभिक्रिया करके एक प्रतिफल 2H2 अर्थात जल बनाते हैं। जल के 2 अणु बनाते हैं, अर्थात कि यहाँ 2 आपस में संयोग कर रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया होगी। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया। जब एक यौगिक या पदार्थ 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? सॉलिड बनता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप के रूप में कुछ अंश बनता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप या अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है उसे लवण कहते हैं, और लवण बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगली प्रश्न संख्या 18 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी है डियोक्टोजोम से। तो आप इसको समझें, जल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी भाग लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करते हैं, तो उसमें कार्बन क्या करता है? जल से क्या लेता है? हाइड्रोजन ले लेता है, और हाइड्रोजन लेता है तो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज बनने के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ वियोजित कौन हुआ है? टूटा कौन है? जल टूटा है। इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन ए जल सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसको समझते हैं कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। आप देख सकते हैं कि हमने लिखा, ये सॉलिड है, और इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है, PbO प्राप्त होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो हीट करने के बाद 3 कंपोनेंट प्राप्त होते हैं, अर्थात 3 यौगिक प्राप्त होते हैं, या परमाणु प्राप्त होते हैं, अणु प्राप्त होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन है तो केवल ऑक्सीजन मार नहीं सकते, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये केवल नाइट्रोजन नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखिए, लेड ऑक्साइड तो दिया नहीं है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा।
प्रश्न 20 नंबर है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण अर्थात कि औषध लेपन, ऑप्शन सी है पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी है विद्युत अपघटन। धातु को सुरक्षित रखने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें ये 4 प्रक्रिया दी गई हैं। संक्षारण, संक्षारण में ऐसा होता है कि कोई भी धातु जलवाष्प की संपर्क में आकर अथवा वायु के संपर्क में आकर, वायु में क्या है, जलवाष्प है और वायु ऑक्सीजन है, तो उसके संपर्क में आकर अपनी मूल अवस्था में ह्रास करते हैं, अर्थात कि अपने भौतिक गुणों में ह्रास करते हैं। जैसे उन पे पतली परत जम जाती हैं और चापर की तरह उखड़ जाते हैं, तो उनके वजन में ह्रास होता है, उनके चमक में कमी आ जाती है, तो वो संक्षारण कहलाती हैं। अगला है बी गैल्वेनीकरण अर्थात औषध लेपन। तो धातु में इस्पात और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना है ना, औषध लेपन अर्थात की गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही हो जाएगा। सी है पानी चढ़ाना। आपने सुना होगा कि किसी भी सस्ते धातु पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, चांदी का पानी चढ़ा दिया जाता है, हीरे का पानी चढ़ा दिया जाता है। आपने कांच काटने वाली ब्लेड देखा होगा, उसमें हीरे का पानी चढ़ा होता है, तो इस प्रकार से पानी चढ़ाना होता है। विद्युत अपघटन, किसी भी धातु के शोधन की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कॉपर के शोधन में है ना, विद्युत अपघटन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वो विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी ही सही होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नीचे अभिक्रिया का समीकरण जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन, तीर अभिक्रिया चिन्ह Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी है कार्बन अपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो हम इस अभिक्रिया को समझते हैं, ZnO से ऑक्सीजन वियोजित हुआ है, अर्थात कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगला दिया है कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो कार्बन का क्या हुआ, यहाँ उपचयन हो गया, क्योंकि कार्बन किससे संयोग किया, ऑक्सीजन से, तो कार्बन उपचयित हो रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। अब समझते हैं कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन से तो क्या है, कार्बन अपचयित कब होगा, जब कार्बन में ऑक्सीजन का वियोजन होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन का वियोजन होगा, तो डायरेक्ट कार्बन अपचयित हो रहा है ऐसा नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो पहले दिया नहीं अभिकारक में, अभिकारक में जो दिया रहता है उसी से ये सभी निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ऑप्शन ए कम क्रियाशील हैं, ऑप्शन बी अधिक क्रियाशील हैं, ऑप्शन सी समान क्रियाशील हैं, ऑप्शन डी सभी उत्तर संभव हैं। तो मैं आपको बताऊं कि क्रियाशीलता श्रेणी का समूह देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉपर जो है वो हाईली मतलब उच्च नॉन रिएक्टेंट अर्थात कि अक्रियाशील श्रेणी में शामिल हैं, लेकिन जिंक और लेड जो हैं वो क्रियाशीलता की श्रेणी में शामिल हैं, जो अम्ल से उच्च क्रियाशीलता को दर्शाते हैं। तो जिंक और तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होंगे। अगर कॉपर दिया रहता तो जिंक तथा लेड की अपेक्षा कम क्रियाशील होते, अतः जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। यहाँ है आयनों का आदान प्रदान अर्थात कि परमाणु के समूह जिसमें धन आयन या ऋण आयन हो, या परमाणु जिन पे धन आयन और ऋण आयन हो। तो ये निर्धारण इलेक्ट्रॉन
के अष्टक पूरा करने और पूरा ना करने की स्थिति में होता है। तो ये मैं अलग से वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँगा। अब समझते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया जो है कि दो या दो से अधिक यौगिक या परमाणु या परमाणुओं के समूह या पदार्थ जब आपस में संयोग कर एक पदार्थ एक यौगिक बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एक पदार्थ या यौगिक दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वियोजन घटना होती है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा, है ना, क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। दो यौगिक होते हैं, दोनों यौगिक में परमाणु के समूह या परमाणु आपस में स्थान को चेंज करते हैं, अर्थात कि आयन देना और लेना दोनों के बीच हो जाता है और नया प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अतः इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो अभी हमने पढ़ा कि आयनों का आदान प्रदान, यदि आयन का आदान प्रदान नहीं हो, केवल एक ही से एक विस्थापित हो, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगला 24 नंबर प्रश्न है 2Mg + O2 तिर अभिक्रिया चिन्ह है 2MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो अणु। यह किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या पदार्थ दो या दो से अधिक खंडों में टूटते हैं तो वियोजन अभिक्रिया। यहाँ तो दो परमाणु या दो तत्व के अणु आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। अब देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन का संयोग हो तो उपचयन क्रिया कहलाता है और ऑक्सीजन का वियोजन हो तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो वियोजन हुआ नहीं है तो उपचयन तो कहलाएगा, लेकिन अपचयन कहलाएगा नहीं, तो ये होगा नहीं। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी यौगिक से कोई परमाणु या परमाणु के समूह विस्थापित हो जाते हैं तो उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब पाएंगे संयोजन अभिक्रिया। तो अभी हमने बताया कि यहाँ दो परमाणु के क्या है? अणु हैं, दोनों संयोग कर रहे हैं, तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया संपन्न हो रही हैं। अतः इसका सही उत्तर डी संयोजन अभिक्रिया ही होगा। अगला प्रश्न है 25 ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद अर्थात कि प्रतिफल बनाते हैं, तो एक प्रतिफल किसमें बनता है? संयोजन अभिक्रिया में। बाकी विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया मैं बता चुका हूँ। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26 है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए है लाल और चमकदार, ऑप्शन बी है हरा चमकदार, ऑप्शन सी है श्वेत चमकदार, ऑप्शन डी है नीला चमकदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्वेत चमकदार। इस पे मैं एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। बाकी इतना समझें कि श्वेत चमकदार मैग्नीशियम का रिबन ऑक्सीजन में जलकर लौह उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न 27 है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? ऑप्शन ए है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन बी है उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन सी है परऑक्साइड, ऑप्शन डी है क्षारीय ऑक्साइड। आप इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लिखेंगे क्षारीय ऑक्साइड, क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऐसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है एक वीडियो में। अब मैं आपको बताऊं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। परऑक्साइड धातु के वे ऑक्साइड हैं जिस धातु में
साधारण से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम की ऑक्साइड और बेरियम की ऑक्साइड। इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, अतः सोडियम और बेरियम पेरोक्साइड हैं। 28वां प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन ए उभयधर्मी ऑक्साइड, ऑप्शन बी है पेरोक्साइड, ऑप्शन सी है अम्लीय ऑक्साइड, ऑप्शन डी है क्षारीय ऑक्साइड। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन 27 नंबर में बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अतः इसका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन O2। अब ऑक्सीकारक के बारे में जानते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जिनका अवकरण होता है। अवकरण जिनका होता है क्या कहते हैं? उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीकारक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन का साझा करते, वो ग्रहण नहीं करते। इनका पॉजिटिव वैलेंसी होती है, अर्थात की संयोजकता होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है इनके। अब बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें कार्बन के 4 वैलेंसी हैं, अर्थात संयोजकता 4 हैं, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तो 2 एक्स्ट्रा हुए, तो कार्बन में भी ये त्याग करने की या ग्रहण करने की क्षमता अगर पूछा जाए तो इसमें तो अभी भी त्याग करने की क्षमता है, अभी ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी यौगिक एक उदासीन यौगिक है और इसमें हाइड्रोजन और सल्फर हैं, ऑक्सीजन तो है नहीं। ऑक्सीजन केवल और केवल ऑक्सीजन ही ऐसा होगा अकेले इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेगा। कौन? ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन O2, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऑप्शन डी है HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। तो अब देखते हैं कि अकारक किसे कहते हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा उसका ऑक्सीकरण होगा, अर्थात कि ऑक्सीजन का संयोग होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा, है ना। या जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो अकारक कौन कहलाएंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो आइए देखते हैं H2SO4, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तो क्षमता है नहीं, और ये H2SO4 है, ये खुद ऑक्सीकारक के रूप में है। ऑप्शन बी ऑक्सीकारक तो है ही। ऑप्शन सी H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक ऑक्सीकारक के रूप में नहीं है, यानी अकारक है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही होगा। क्योंकि इधर भी HNO3 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, नाइट्रिक अम्ल में भी ऑक्सीजन है, इसलिए यह ऑक्सीकारक होगा। क्योंकि ये किसी भी पदार्थ को या यौगिक को या परमाणु को या आयन को क्या करेंगे? अवकृत करेंगे।